हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, उसे कवर कर रहे हैं। एंड इस बुक का नेम है कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2, राइट। तो इसी बुक का जो है एक हम पार्ट 1 भी जो है कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। सो जो है उस बुक का नेम भी जो है कंटेम्प्रेरी इंडिया ही है। तो वो थी आपकी 9th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की। तो उसमें हमें जो है काफी सारे एस्पेक्ट्स जो है इंडिया के रिगार्डिंग वो कवर किए हैं। इंपॉर्टेंट फीचर्स जो होते जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको सारे फीचर्स जो हैं वो पता होने चाहिए। ठीक है, वो आपको जो है पता होने चाहिए वो सारे ही फीचर्स, जैसे कि इंडिया का साइज क्या है, राइट। इंडिया के लोकेशन के बारे में अगर हम बात करें, लैटिट्यूडनल लोकेशन क्या है, राइट। एंड उसके बाद में लॉन्जिट्यूडनल लोकेशन क्या है, उसके बारे में बात की थी। फिर कुछ फिजिकल फीचर्स आपके आ जाते हैं, लाइक फिजिकल फीचर्स में आपके माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए एंड प्लेन्स हो गए, इनके बारे में बात करते हैं। दीज आर दी फिजिकल फीचर्स। एंड आफ्टर दैट वी हैव टॉक अबाउट दी ड्रेनेज सिस्टम, राइट। तो ड्रेनेज सिस्टम में आपका जो है रिवर सिस्टम आ जाता है। गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में हमने बात की थी। एंड आफ्टर दैट जो है वी हैव टॉक अबाउट दी वेजिटेशन ऑल्सो, राइट। तो इंडिया में जो है किस टाइप की वेजिटेशन है, राइट। कितने टाइप ऑफ वेजिटेशन जो है आपको कौन से एरिया में देखने को मिलेगी। ऑब्वियसली यहाँ पे आपको जो है डाइवर्सिटी देखने को मिलती है इंडिया में। तो जैसे जैसे आप जो है एरिया चेंज करते जाएंगे, वहां पे जो वेजिटेशन का टाइप है वो भी चेंज होता जाता है। एंड आफ्टर दैट वी हैव टॉक अबाउट दी सीजंस ऑफ इंडिया, राइट। सो देयर आर 3 सीजंस। ओके, आपको जो है देखने को मिलते हैं। मानसून सीजन है, विंटर सीजन है एंड समर सीजन है। उनके बारे में डिटेल में बात की थी। सो आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस अबाउट द पॉपुलेशन, राइट। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की जो है हमने यहाँ पे बात की थी। एंड ये सारे ही टॉपिक जो है हमने क्लास 9 की जो एनसीईआरटी है उसमें कवर कर रखी हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे ही टॉपिक जो है इंडिया के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो इसी ही चैप्टर को जो है आगे कंटिन्यू किया हुआ है, चैप्टर तो नहीं बोल सकती, इसी टॉपिक को जो है आगे कंटिन्यू किया हुआ है इन्होंने 10th क्लास की एनसीईआरटी में भी। तो इसमें हमने जो है अभी फर्स्ट चैप्टर जो है क्लास 10 की एनसीईआरटी का वो स्टार्ट किया था, जिसमें हम बात कर रहे थे अबाउट द रिसोर्सेज, राइट। रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। हमने जो है ऑल दो रिसोर्सेज वाला एक टॉपिक जो है ऑलरेडी आई थिंक 7th या फिर 8th क्लास की एनसीईआरटी में कवर किया कि रिसोर्सेज होते क्या हैं, कितने टाइप ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, वो हमने जनरली बात की थी। जस्ट जो है आपकी बेसिक नॉलेज के बारे में जो है पढ़ने की हमने कोशिश की थी वहां पे। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया में आपको किस तरह के रिसोर्सेज देखने को मिलेंगे, इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो है किस तरह की यहाँ पे प्लानिंग कर रखी है। क्योंकि रिसोर्सेज को अगर यूज करना है तो उसे जो है एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही यूज किया जाता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पे किस तरह की प्लानिंग है उसके बारे में भी जो है यहाँ पे बात इन्होंने कर रखी है। तो ये चीजें हम यहाँ पे कवर कर रहे थे। तो हमने देखा था अपने प्रीवियस वीडियो में डेट की रिसोर्सेज कितने टाइप के हैं हमारे इंडिया में, राइट। उनकी टाइप्स के बारे में बात की थी। एंड आफ्टर दैट जो है हम यहाँ पे उसकी डेवलपमेंट जो है वो किस तरह से कर सकते हैं, या फिर किस तरह की डेवलपमेंट जो है अभी तक यहाँ पे इन रिसोर्सेज की हमारे भारत में हो चुकी है। तो ये सारे ही टॉपिक जो है हमने यहाँ पे कवर किए थे। तो अभी हम बात करेंगे अबाउट दी प्लानिंग। ठीक है, तो अभी जो है प्लानिंग जो होती है ना यहाँ पे रिसोर्सेज की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि हमारे पास रिसोर्सेज तो अवेलेबल हैं, बट अगर हम जो है उन्हें गलत तरीके से यूज करे जाएं, उनका जो है हम यहाँ पे एक्सेस जो है यूज करें, तो जो है हो सकता है कि वो फ्यूचर में खत्म हो जाएंगे। तो जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो इन रिसोर्सेज को कैसे यूज करेगी, ठीक है, उनके पास तो फिर ये रिसोर्सेज होंगे ही नहीं। तो ये प्लानिंग होती है, राइट। तो इंडिया में भी यहाँ पे किस तरह की प्लानिंग है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो रिसोर्स प्लानिंग होता है ना, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो सबसे पहले इसमें क्या चीज रहती है, हमें प्लानिंग में सबसे पहले क्या चीज करनी होती है कि कहाँ कहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल है हमारी कंट्री में, उन्हें आइडेंटिफाई करना, उनकी इन्वेंट्री कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। तो इसके लिए सर्वे किए जाते हैं अलग अलग जगह पे, उसकी मैपिंग की जाती है, फिर उनकी क्वालिटी चेक की जाती है, उनकी क्वांटिटी जो है वो चेक की जाती है, राइट। उन्हें मेजर किया जाता है रिसोर्सेज
रिसोर्सेज को पहले देखा जाता है कहाँ कहाँ पे है, फिर उसके बाद में जो है फिर उन रिसोर्सेज के रिगार्डिंग जो है प्लानिंग का स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, किस तरह से जो है प्लानिंग करनी है वो इवॉल्व किया जाता है। ठीक है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यहाँ पे उन रिसोर्सेज को यूज करने के लिए हमारे पास चाहिए, कौन सी स्किल्स यहाँ पे चाहिए होती हैं, किस तरह का इंस्टीट्यूशन जो है, किस तरह की फैक्ट्रीज वहां पे सेटअप करनी होंगी। तो ये भी जो है ना एक प्लानिंग का स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट किया जाता है। फिर उसके अलावा जो है ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स जो यहाँ पे चल रहे हैं उसके साथ जो है इन रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स को जो है मैचअप करना होता है कि कितनी डिमांड है यहाँ पे। ठीक है, कितनी डिमांड है इन रिसोर्सेज की, उसी के अकॉर्डिंग जो है इनकी डेवलपमेंट हमें यहाँ पे करनी होती है। तो ये जो प्लानिंग का प्रोसेस है ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, काफी ज्यादा लंबा होता है, काफी अच्छी स्किल्स यहाँ पे चाहिए होती है, टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे चाहिए होती है आपको जो है। इवन यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन फैक्ट्रीज जो है वो भी एक प्रॉपर सेटअप करनी ही होगी। ठीक है, तो इंडिया ने काफी अच्छे एफर्ट्स यहाँ पे किए हैं अपने गोल्स को जो है फुलफिल करने के लिए, रिसोर्स प्लानिंग के जो गोल है उन्हें फुलफिल करने के लिए। जैसे कि इंडिया जब आजाद हुआ था 1947 में, उसके बाद में जो है 5 ईयर प्लान जो है राइट, 5 ईयर प्लान जो यहाँ पे लेके आई थी गवर्नमेंट, उन प्लान्स में जो है ना रिसोर्स प्लानिंग को भी ऐड किया गया था राइट। तभी से जो है हमारी इंडिया जो है वो प्लानिंग कर रही है इन रिसोर्सेज की। सो जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है, ठीक है, वो एक नेसेसरी कंडीशन होती है किसी भी रीजन को डेवलप करने के लिए। अगर किसी रीजन में रिसोर्सेज है ही नहीं तो वहां पे हम डेवलपमेंट किस तरह से करेंगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि किसी पर्टिकुलर रीजन को अगर आपको डेवलप करना है तो वहां पे रिसोर्सेज भी अवेलेबल होने चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि अगर वहां पे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो वहां पे डेवलपमेंट हो गई, वहां पे टेक्नोलॉजी भी चाहिए साथ में। ठीक है, रिसोर्सेज को यूज करने के लिए। अदरवाइज अगर वहां पे रिसोर्सेज है अवेलेबल बट वहां पे टेक्नोलॉजी नहीं है तो डेवलपमेंट किस तरह से होगी। ठीक है, तो हमारी कंट्री में कई सारे ऐसे रीजन्स हैं जो कि रिसोर्सेज पे बहुत ही रिच हैं बट जो है वो इकोनॉमिकली काफी बैकवर्ड रीजन्स हैं राइट। ऑन दी कॉन्ट्रेरी यहाँ पे कुछ ऐसे रीजन्स हैं यहाँ पे आपको काफी कम रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं बट वो इकोनॉमिकली काफी डेवलप्ड रीजन्स हैं। ठीक है, सो मीन पैसा है उन लोगों के पास। सो अगर हम बात करें कॉलोनाइजेशन की, ठीक है, जब यहाँ पे ब्रिटिश रूल था हमारे इंडिया में, जब यहाँ पे ब्रिटिश रूल था हमारे इंडिया में, तो वो जो है ना क्या रिवील करता है, कई सारी कंट्रीज यहाँ पे आई थी, इवन फ्रेंच आए थे यहाँ पे, डच आए थे हमारे इंडिया में, पोर्तुगीज आए थे, फिर ब्रिटिशर्स आए थे, आपस में ये लड़ रहे थे। किस चीज की वजह से लड़ रहे थे, हमारे इंडिया के लिए लड़ रहे थे। तो इंडिया में ऐसा क्या था, इंडिया में यहाँ पे जो है भरपूर मात्रा में रिसोर्सेज हैं। ठीक है, भरपूर मात्रा में रिसोर्सेज है, इन्हीं रिसोर्सेज को यूज करने के लिए, इन रिसोर्सेज के ऊपर अपना कंट्रोल बनाने के लिए सारे ब्रिटिशर्स हो गए, डच हो गए, पोर्टुगीज हो गए, ये आपस में लड़ रहे थे। ठीक है, तो ये जो रिच रिसोर्सेज है ना हमारी कंट्री में, वही मेन अट्रैक्शन था फॉर दीज फॉरेन इन्वेटर्स। ओके, सो हाउएवर ये जो फॉरेनर्स थे इनके पास जो है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है वो हो चुकी थी, टेक्नोलॉजी इनके पास अच्छी थी। ठीक है, सो इट वाज प्राइमरली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द कॉलोनाइजिंग कंट्री दैट हेल्प देम टू एक्सप्लॉइट रिसोर्सेज ऑफ अदर रीजन्स। ठीक है, अगर इनके पास टेक्नोलॉजी थी, ठीक है, इनके पास टेक्नोलॉजी थी तो टेक्नोलॉजी की वजह से ही जो है किसी दूसरी कंट्री को जो है ये एक्सप्लॉइट कर पाए थे। ठीक है, अगर इनके पास टेक्नोलॉजी ही ना होती तो ये इंडिया के रिसोर्सेज को यूज किस तरह से कर सकते थे। तो दैट इज वाई अगर रिसोर्सेज है वहां पे टेक्नोलॉजी की भी जरूरत होती है। ओके, सो जो रिसोर्सेज होते हैं दे कैन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ओनली व्हेन दे आर accompanied by the appropriate technological development and the institutional changes। तो रिसोर्सेज जो होते हैं वो कंट्री की डेवलपमेंट में तभी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है। ठीक है, सो अब क्या है, इंडिया हैज एक्सपीरियंस ऑल दिस इन डिफरेंट फेजेस ऑफ कॉलोनाइजेशन। So therefore in India development in general and resources development in particular does not only involve the availability of the resources। तो अब यहाँ पे अगर आपको इंडिया की डेवलपमेंट करनी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास रिसोर्सेज हों तो आप जो है डेवलपमेंट कर सकते हो। यहाँ पे एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी जो होती है वो भी होनी चाहिए, उसके अलावा जो ह्यूमन रिसोर्स है राइट, आपके पास लेबर भी तो होनी चाहिए उन रिसोर्सेज को जो है चेंज करने के लिए। ठीक है, उन रिसोर्सेज को क्रिएट करने के
के लिए, एंड इवन जो है एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, एक्सपीरियंस भी यहाँ पे चाहिए होता है। तो एक्सपीरियंस्ड बंदे जो है ना वो यहाँ पे चाहिए होते हैं, ठीक है। सो आप जो है रिसोर्सेज की जो कंजर्वेशन है वो किस तरह से हो सकती है, क्योंकि रिसोर्सेज जो होते हैं वो एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मगर अगर हम जो है इन्हें इरेशनल तरीके से कंज्यूम करेंगे, तो उसका जो है ओवर यूटिलाइजेशन हम करेंगे रिसोर्सेज का, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, सोशो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। सो टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स, रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो रिसोर्स कंजर्वेशन जो होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जैसे कि गांधी जी की अगर हम बात करें, पास्ट से ही हमारे कई सारे ऐसे लीडर्स हैं जो कि रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए जो है बोलते आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला था कि हमारी कंट्री के लोगों के लिए, ठीक है, उनकी नीड को फुलफिल करने के लिए ना भरपूर मात्रा में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बट जो ग्रीड होती है ना, जो लालच होता है ना, वो फिर जो है कभी नहीं यहाँ पे फुलफिल हो सकती, ठीक है। अगर नीड को फुलफिल करना है तो भरपूर मात्रा में रिसोर्सेज है, बट अगर ग्रीड को फुलफिल करना वो कभी नहीं हो सकती। ओके, सो उन्होंने बोला है कि ये जो है, ये जो ग्रीडी लोग होते हैं वो क्या है, वो रूट कोज है, मीन वो जो है मेन कारण है हमारे कंट्री के रिसोर्सेज जो डिप्लीट हो रहे हैं एट द ग्लोबल लेवल, राइट, नॉट ओनली आवर कंट्री, इवन पूरे वर्ल्ड के। ओके, तो वो बोलते हैं कि मास प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए यहाँ पे, वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन ऑफ द मासेस, ठीक है। हमें मासेस को प्रोड्यूस करना है, जो आम बंदे हैं, राइट, उनकी डेवलपमेंट के ऊपर जो है हमें ज्यादा फोकस करना होगा, सो डैट कि सभी लोग जो हैं वो इन रिसोर्सेज को यूज कर सके, ठीक है। सो यहाँ पे जो है इंटरनेशनल लेवल पे कई सारे ऐसे काम चल रहे हैं फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज। एक है यहाँ पे क्लब ऑफ रोम, ठीक है। सो उन्होंने जो है फॉर द फर्स्ट टाइम 1968 में ही जो है रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में बात की थी। उसके बाद में 1974 में गांधीन फिलोसफी जो थी ना यहाँ पे, ठीक है, तो उसे जो है सुमाशर जो थे, एक राइटर थे, उन्होंने अपनी ही बुक जो है जिसका नेम था स्मॉल इज ब्यूटीफुल में जो है प्रेजेंट किया था, एंड उसमें बोला था कि हमें जो है अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए। उसके अलावा जो है ब्रोंटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 में एक आई थी, तो उसमें भी जो है रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में बात की थी, वो भी कहाँ पे, ग्लोबल लेवल पे, ठीक है। ग्लोबल लेवल पे अभी जो है हमारे रिसोर्सेज को हमें क्या करना होगा, कंजर्व करना होगा। उसके अलावा जो है ये जो रिपोर्ट थी ना, ब्रोंटलैंड कमीशन रिपोर्ट, इसे जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो है जो ऐड किया है, मीन इस रिपोर्ट के बेसिस पे ही जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट टॉपिक है ना वो यहाँ पे अभी यूज होता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ठीक है। सो अब ये क्या है, यहाँ पे एक और सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन वो की गई थी अर्थ समिट एट रियो डे जनेरियो, ब्राजील में जो हुई थी यहाँ पे 1992 में। इसमें भी जो है यहाँ पे हमारे रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में बात की हुई है, एंड इस अर्थ समिट के बारे में जो है ना हमने कल बात की थी, अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की थी, तो वहां पे आप डिटेल वे में देख सकते हो इसके बारे में, राइट। अब बात करते हैं लैंड रिसोर्सेज की, ठीक है। लैंड रिसोर्स को पढ़ने से पहले आपको यहाँ पे पता चल जाना चाहिए कि हमारी जो इंडिया की लैंड है, राइट, वो डिफरेंट फॉर्म्स की है, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ लैंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे ये जो ब्लू वाले है ये प्लेन है, सो 43% जो लैंड है ना वो प्लेन है। यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर पॉसिबल होता है, ठीक है, यहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल होता है। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास आ गया 30% जो है ये माउंटेन्स है, तो ये टूरिस्ट एक्टिविटीज के लिए जो है इसे यूज किया जा सकता है। तो ये हो गया 27% आपके प्लेट्यूज है, राइट। तो ये जो प्लेट्यूज है ना यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा मिनरल्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो जो है ना हर एक लैंड जो होती है, चाहे हर एक टाइप की जो लैंड होती है ना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ फायदा तो वो आपका करवाती है, तो सभी को कंजर्व करना ये आपका ही जो है मेन एम होना चाहिए, ठीक है। सो अब क्या होता है, लैंड जो है नेचुरल रिसोर्स है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को ये सपोर्ट करती है। तो जो लैंड है ना वो हमारा एक एसेट है,
बट जो है वो इनफाइनाइट नहीं है। तो इसका जो है एक सही तरीके से यूज करना, केयरफुल प्लानिंग के साथ जो है इसे हमें यूज करना चाहिए। एंड ऑब्वियसली लैंड की जो है डिफरेंट वैरायटी आपको देखने को मिलती है, रिलीफ फीचर्स डिफरेंट होते हैं, माउंटेन्स है, प्लेट्यूज हैं, ठीक है, उसके बाद में प्लेन्स, आइलैंड्स भी हैं यहाँ पे। सो 43% जो है लैंड है वो प्लेन है, यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री इजीली मिल जाएगी। माउंटेन्स जो है वो 30% है, एंड इसमें आपको टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 27% जो लैंड है हमारी कंट्री के वो प्लेट्यू में है, तो मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो हर एक टाइप की जो लैंड है ना यहाँ पे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ हमें वो प्रोवाइड करवाती है, तो उन्हें कंजर्व करना जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो लैंड को हम यूटिलाइज किस तरह से करते हैं, ठीक है, लैंड रिसोर्सेज जो है ना उन्हें हम डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं। कुछ लैंड जो होती है वो फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, वहां पे जंगल होते हैं। एक लैंड होती है जो कि कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं होती, ठीक है, खाली है, वहां पे फॉरेस्ट भी नहीं है बट वहां पे कल्टीवेशन भी नहीं हो सकती। वो कौन सी होती है, बैरन लैंड या फिर वेस्ट लैंड होती है वो। ठीक है। दूसरी होती है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज, ठीक है, लैंड ऐसी होती है जो कि नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए होती है, मीन वहां पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को छोड़ के बाकी काम होते, बिल्डिंग्स है, रोड्स हैं, फैक्ट्रीज होती हैं। ठीक है। थर्ड हो गया आपका अनकल्टिवेटेड लैंड, ठीक है, जो कि फैलो लैंड होती है उसे छोड़ के अदर अनकल्टिवेटेड लैंड होती है, जैसे कि पास्चर्स हो गए, ग्रेजिंग लैंड होगी, चारागाह हो गए, राइट, इस तरह की लैंड होगी। उसके अलावा ट्री क्रॉप्स जो है वो वहां पे उगाए जाते हैं। सो कल्चरेबल वेस्ट लैंड भी होती है यहाँ पे, जो कि 5 एग्रीकल्चर ईयर्स के लिए जिसे जो है अनकल्टिवेटेड जो है छोड़ा जाता है, मीन 5 सालों के लिए उसे जो है अनकल्टिवेटेड छोड़ा जाता है। ठीक है। उसके अलावा फैलो लैंड्स होती हैं जिन्हें जो है एक या फिर लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर के लिए खाली छोड़ा जाता है, सो डेट कि उसके न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है वापस आ जाएं, उससे करंट फैलो बोलते हैं। तो करंट फैलो के अलावा भी जो है कुछ और लैंड होती है जो कि 1 से 5 साल के बीच में जो है जिसे खाली छोड़ा जाता है, मीन 1 से 5 साल के लिए खाली छोड़ा जाता है, वहां पे कोई खेती नहीं होती है। ठीक है। सो एक होता है नेट सोन एरिया, ठीक है, नेट सोन एरिया यहाँ पे खेती की होती है, तो यहाँ पे जो क्रॉप्स आर सोन हार्वेस्टेड इज नोन एज ए नेट सोन एरिया। ऐसी जो लैंड होती है यहाँ पे जो है जिस लैंड पे क्रॉप्स जो है वो उगाए गए हैं, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका नेट सोन एरिया हो गया। ठीक है। उसके अलावा एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर, ठीक है, उन यही वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है इसे जो है साल में 2 बार, मीन 2 क्रॉप्स जो है हम यहाँ पे इसे इसके ऊपर उगा रहे हैं। सो एक है यहाँ पे खरीफ क्रॉप, एक है रबी क्रॉप। ठीक है। तो एक क्रॉप जो है उसे हम क्या कर रहे हैं, विंटर में जो है उसे ग्रो कर रहे हैं, एंड उसे जो है समर में हम क्या कर देते हैं, समर में उसे जो है हम हार्वेस्ट करते हैं। ठीक है। उसे हार्वेस्ट करने के बाद में समर में ही जो है नई क्रॉप को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ग्रो कर देते हैं, फिर उसे जो है विंटर में जाके जो है हम दोबारा से क्या कर देते हैं, हार्वेस्ट कर देते हैं, मीन जो है हम एक साल में 2 क्रॉप्स यहाँ पे उगा रहे हैं। तो ये क्या होती है लैंड, फिर जब यहाँ पे एक ही लैंड पे 2 बार क्रॉप्स जो है ग्रो की जाती हैं, तो ये होता है आपका ग्रोस। ठीक है। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया होता है ये आपका। ठीक है। तो इसे हम क्या करते हैं, इसे हम जो है इस लैंड को 2 बार गिनते हैं, राइट। सो डेट्स ऑल फॉर द डे। सो इसी चैप्टर को जो है आगे कंटिन्यू करेंगे, एंड कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है वो हम यहाँ पे कवर करेंगे इसी के ही। ठीक है। सो अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो